तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अंडाणु जनन, इसको इंग्लिश में कहते हैं oogenesis, राइट। तो इसमें लिखना शुरू करें। फीमेल में oogenesis की क्रिया, अंडाणु जनन की क्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही, इस बात को समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हम आपको। अंडाणु जनन की प्रक्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि जब फीमेल का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हुआ था, नहीं समझे? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहने का मतलब जब फीमेल अपनी मॉम की उम्र में थी, यूट्रस में थी, वहां पर उसका जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था, उसी समय से ही क्या हो गया था, oogenesis की प्रक्रिया चालू हो गई थी। लेकिन सर आप कहेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है वो 13 ईयर में या 14 ईयर में आते आते होती है फीमेल्स के अंदर, ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि शुरुआत तो हो गई थी लेकिन वहां पर स्टॉप हो गई थी। स्टॉप होने का मतलब क्या होता है कि वहां पर मियोसिस डिवीजन तो होता है, लेकिन उस मियोसिस डिवीजन फर्स्ट हो जाता है, सेकेंड मियोसिस डिवीजन को अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है कि भाई साहब अब आप सेकेंड मियोसिस डिवीजन नहीं कराएंगे। और इसको कैद होती है बच्चे के जन्म से लेकर, यानी कि जब बच्चा जन्म 9 महीने उधर और 13 साल इधर, यानी 13 साल 9 महीने आपको जेल होती है। किसको? फीमेल्स के एग को, ठीक है। oogenesis की प्रक्रिया में उसको जेल होती है। जेल होने का मतलब होता है उसको अरेस्ट कर लिया जाता है मियोसिस सेकेंड को, और 13 साल बाद जब वो रिहा होता है, छूटता है, तो मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है। समझ रहे हो? तब मियोसिस सेकेंड डिवीजन कंप्लीट होता है। तो यहां पर थोड़ा सा लिख लो तब अच्छे से समझ में आएगा। मैंने बताया फीमेल्स में oogenesis की क्रिया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट से ही शुरू हो जाती है, जहां पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल लगातार माइटोसिस डिवीजन, यहां पर भी समसूत्री विभाजन होगा, माइटोसिस डिवीजन, हिंदी में समसूत्रण या समसूत्री विभाजन, लगातार माइटोसिस डिवीजन करके लाखों के रूप में, लैक्स फॉर्म में, लाखों के रूप में oogonia, लाखों के रूप में oogonia, oogonia, oogonia का निर्माण करते हैं। तो जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल हैं, ये लगातार एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही क्या हो जाता है, लगातार फटाफट डिवीजन करती हैं और लाखों के रूप में किसका निर्माण कर देती है? oogonia का निर्माण कर देती हैं। सर लाखों के रूप में oogonia का निर्माण कर रहा है, और तो क्या है, ये जो फीमेल होती है ये 13 ईयर के बाद में जब मतलब अपनी ओल्ड स्टेज तक क्या इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल होती रहती है? ओल्ड स्टेज तक, जब तक इनकी डेथ नहीं होती है तब तक क्या ये एग का फॉर्मेशन करती रहती हैं? तो ऐसा नहीं है। फीमेल्स में एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये अबाउट 45 to 15 ईयर, एक एवरेज एक डाटा लिया गया है 40 to 45 एंड मैक्सिमम 50 ईयर, तो 45 से 50 साल के बीच में क्या होता है, इनके अंदर एग का फॉर्मेशन बंद हो जाता है। जब एग का फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो इनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाती है, और ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं मेनोपॉज। दैट मींस मेंस्ट्रुअल साइकिल का बंद होना, ठीक है। तो कब होता है? 45 से 50 साल की उम्र में। तो यहां पर फिलहाल समझे मैंने क्या बताया, जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल होती हैं ये माइटोसिस डिवीजन लगातार करके बहुत सारे, दैट मींस लाखों के रूप में oogonia का निर्माण करती हैं, तथा इनमें से, ये लाखों की जो फॉर्म में oogonia बने, इनमें से कुछ ही oogonia ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन कर देते हैं। प्राइमरी oocyte
का निर्माण करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था ना कि वहां पर प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया बनता था, लेकिन यहां पर प्राइमरी oocyte बनना है, ओवम में बनना है ना। और ये प्राइमरी oocyte कब बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी oocyte बन गया एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय में ही, जब बेबी की फॉर्मेशन हो रहा था मदर के उम में ही, उसी समय में ही प्राइमरी oocyte बन गया था। लेकिन मेल के केस में हमने कब देखा, जब मेल का जो बच्चा होता है, बेबी होता है, जो पर्सन होता है, वो अपने मैच्योर स्टेज में होता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं अबाउट 12-13, मतलब 12 से 13 साल की उम्र में जब होता है, तब उसके अंदर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, राइट। तो क्या लिखा, कुछ ही oogonia प्राइमरी oocyte ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का निर्माण करती हैं, तथा बाकी के oogonia डिस्ट्रॉय, नष्ट, बाकी की oogonia नष्ट हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। ठीक है, जरा चले गए, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन शुरू होता है, लेकिन यह डिवीजन, एक खास बात, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन तो स्टार्ट हो गया, मियोसिस डिवीजन स्टार्ट हो गया, जिसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन शुरू हुआ, लेकिन ये जो डिवीजन होता है, ये मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में ही रोक लिया जाता है, इसको कंप्लीट नहीं होने दिया जाता है, ना ही मियोसिस फर्स्ट डिवीजन को कंप्लीट होने दिया जाता है, ना ही सेकंड को, राइट। तो हम ये कह सकते हैं मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हो जाता है और मियोसिस सेकंड डिवीजन 13 या 14th ईयर में कंप्लीट होता है जाकर के, मतलब तब शुरू होता है जाकर के। तो इसको मियोसिस फर्स्ट डिवीजन में ही अरेस्ट किया जाएगा, इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके नीट, AIPMT, PGT के एग्जाम से रिलेटेड। तो यहां पर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन शुरू होता है, लेकिन यह डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन यह डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। यह डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है, अर्थात इस डिवीजन को, ये भी पॉइंट लिख लो, अर्थात इस डिवीजन को डिप्लोटीन स्टेज, इस डिवीजन को डिप्लोटीन स्टेज में DIP, डिप्लोटीन DIPLOTENE, डिप्लोटीन स्टेज में स्टॉप, रोक दिया जाता है, डिप्लोटीन स्टेज में रोक दिया जाता है। अब आप कहेंगे सर ये डिप्लोटीन स्टेज क्या है, तो आपने मियोसिस डिवीजन पढ़ा, उसमें आपने पढ़ा कि सर मियोसिस डिवीजन जो होता है वो 2 फेज में होता है, एक मियोसिस फर्स्ट, देन सेकेंड मियोसिस सेकेंड, राइट। तो दूसरा वाला मियोसिस सेकेंड में होता है। अगर हम लोग मियोसिस फर्स्ट की बात करें तो उसमें 4 अवस्थाएं पाई जाती हैं, एक होता है प्रोफेज, दूसरा होता है मेटाफेज, है ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में सेल डिवीजन के समय, टीलोफेज। तो मैंने बताया था मियोसिस फर्स्ट में, अब यहां पर मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट होता है। अब यहां पर जो प्रोफेज फर्स्ट है, इस प्रोफेज फर्स्ट में 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं, 5 उप अवस्थाएं पाई जाती हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकिटीन, और पैकिटीन के बाद में डिप्लोटीन,
एंड एट लास्ट डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस, ये 5 अवस्थाएं होती हैं, 1 2 3 4 5 उप प्रवस्थाएं पाई जाती हैं। तो मैंने बताया कि इसको डिप्लोटीन स्टेज में, प्रोफेज की यहां पर लेप्टोटीन भी स्टेज हो जाएगी, जाइगोटीन भी स्टेज हो जाएगी, पैकेटीन स्टेज भी हो जाएगी। कहां? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में फीमेल के, किसके लिए? अरे भैया एग के फॉर्मेशन के लिए। तो डिप्लोटीन स्टेज में क्या कर दिया जाता है? इसको अरेस्ट कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है। कैसा है? अब आप आगे काम नहीं करेंगे, आपको यहां पर कैद होती है। कितने साल की? अरे सर कितने साल की क्या, आपको होती है 13 साल 9 महीने की। तो 13 साल, दैट मीन्स हम 13 से 14 साल की हम यहां पर कह सकते हैं स्टॉप, कैद हो जाती है इनको। और कैद होने के बाद में क्या होगा? कैद होने के बाद में डेफिनेटली रुक जाएगा, ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू नहीं करेगा। तो मैंने क्या बताया? स्टॉप दैट मीन्स रुक जाती है, कंप्लीट नहीं होता। इस प्रकार लाइन से लिखें या उसी के आगे लिखें कंटिन्यूअस फॉर्म में। इस प्रकार जन्म के समय नवजात बालिकाओं में जो बच्चे होते हैं, नवजात जो शिशु होते हैं, इस प्रकार जन्म के समय नवजात बालिकाओं में प्रत्येक ओवरी की कॉर्टिकल स्ट्रोमा, CORTICLE, कॉर्टिकल स्ट्रोमा में, प्रत्येक ओवरी की कॉर्टिकल स्ट्रोमा में 2 से लेकर 20 लाख तक, माय गॉड, 2 से लेकर 20 लाख तक, 20 लाख तक ऊगोनिया, हम कह सकते हैं ऊगोनिया, जो कि प्राइमरी ऊसाइट में चेंज हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, ऊगोनिया या तथा प्राइमरी ऊसाइट, ऊगोनिया तथा प्राइमरी ऊसाइट, ऊगोनिया तथा प्राइमरी ऊसाइट की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो जन्म जब हो जाता है बेबी का, ठीक है, बर्थ के बाद में, डिलीवरी के बाद में, अगर उस नवजात शिशु या उस नवजात बालिका के ओवरी को हम लोग चेक करें या उसको देखें, जो कि देखा गया है, तो उसमें यह पाया कि उसके ओवरी के जो कॉर्टिकल स्ट्रोमा लेयर है, इसके अंदर 2 से लेकर के 20 लाख तक क्या पाए जाते हैं? ऊगोनिया या प्राइमरी ऊसाइट स्थित होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये भी लिख लो, फीमेल के लाइफ स्पैन यानी कि स्त्री के जीवन काल में, इस प्रकार स्त्री के जीवन काल में यानी कि फीमेल का जो जीवन काल है, जो लाइफ स्पैन है, उस पूरे जीवन काल में 400 एक डाटा निकाला गया है, 400 एग या ओवम सेल्स का, 400 एग या ओवम सेल का मैचुरेशन होता है, परिपक्वन होता है। तो सर यहां तो आपने बताया 20 लाख, 2 लाख से लेकर 20 लाख, बाकी के क्या? बाकी के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, बाकी के पड़ोसी थोड़ी ना ले जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। मैचुरेशन होता है तथा बाकी के ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट, बाकी के ऊगोनिया और प्राइमरी ऊसाइट नष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को ही, यानी कि जो पूरी एक्टिविटी हुई है, इसको ही, इस पूरी प्रक्रिया को ही oogenesis कहते हैं।
इस पूरी प्रक्रिया को ही oogenesis कहते हैं। ठीक है, oogenesis की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह होती है। oogenesis की क्रिया स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया की तरह होती है, जिसमें जन्म से पहले, यानी कि अभी इसका जन्म नहीं हुआ है स्त्री का या बेबी का, राइट, बेबी गर्ल का, जिसमें जन्म से पहले प्रीमोडियल जर्म सेल, जन्म से पहले प्रीमोडियल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन करके oogonia का निर्माण कर देती हैं, oogonia का निर्माण कर देती हैं, जिस क्रिया को मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल वही स्पर्मेटोजेनेसिस में जो प्रक्रियाएं हो रही थी वही हो रही हैं, जिस क्रिया को मल्टीप्लिकेशन फेज, यानी कि यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, बहुत सारी सेल्स बनी है ना, इस क्रिया को मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। लाइन से लिखें, जन्म के बाद मैच्यूरेशन यानी परिपक्वन, जन्म के बाद मैच्यूरेशन दैट मीन्स परिपक्वन के समय एक oogonia ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का, एक oogonia ग्रोथ करके प्राइमरी oocyte का निर्माण करती है, जिस क्रिया को ग्रोथ फेज कहते हैं। इस प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है। ठीक है, जिससे अब ये कंप्लीट कब होगा? 13 ईयर के बाद, 13वें साल में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है, जिससे सेकेंडरी oocyte का निर्माण होता है। तथा एक पोलर बॉडी, एक पोलर का मतलब ये फंक्शनल नहीं होगी, तथा एक पोलर बॉडी का निर्माण होता है, इस प्रकार सेकेंडरी oocyte में, यानी कि जो यहां पर सेकेंडरी oocyte बना है उसकी बात हो रही है। इस प्रकार सेकेंडरी oocyte में
मियोसिस सेकेंड डिवीजन, सेकेंडरी oocyte में मियोसिस सेकेंड डिवीजन होने से एक एग सेल तथा एक एग सेल तथा एक सेकेंड पोलर बॉडी तथा एक सेकेंड पोलर बॉडी, यहां पर एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, एक फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ और यहां पर एक सेकेंड पोलर बॉडी का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो एक एग सेल तथा एक सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण हो जाता है। लाइन से लिख लें। कभी कभी, मैं आपको हर एक पॉइंट क्लियर कर दे रहा हूं, कभी कभी फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो पोलर बॉडी का, कभी कभी फर्स्ट पोलर बॉडी डिवाइड करके दो पोलर बॉडी का निर्माण कर देता है। अब जैसे टोटल आपको पता है मियोसिस डिवीजन जब होता है तो 4 कोशिकाएं बनती हैं, तो 2 यहां पर हो गई, 2 यहां पर हो गई, टोटल कितनी हो गई, 4, जिसमें से 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, 2 यहां पर 1 यहां पर, तो 3 पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हो गया और एक बन गई क्वीन, दैट मींस एक एग सेल का फॉर्मेशन हो गया जो कि बनना है, ठीक है। और ये जो एग सेल है इसमें फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म भी बन चुके हैं और वो स्पर्म आएगा इसको फर्टिलाइज करेगा, राइट। तो इस तरीके से ये हमारा बेटा oogenesis की थ्योरी कंप्लीट होती है। अब हम लोग थोड़ा सा इसके ग्राफ के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान देते हैं, एक डायग्राम के फॉर्म में हम इस पूरे प्रोसेस को समझेंगे, ठीक है। तो हम लोग आगे देख लेते हैं oogenesis, हम लोगों ने थ्योरी समझ ली, अब उसके आगे थोड़ा सा डायग्राम एक हम लोग एक ग्राफ के फॉर्म में समझ लेते हैं oogenesis के प्रोसेस को कि किस तरीके से होता है। तो हमें मालूम है कि ओवरी के अंदर क्या होता है कि जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, राइट, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही जब बेबी का फॉर्मेशन हो रहा होता है उसके में, मम्मी के में, राइट, तो उसी समय क्या होता है कि इनके अंदर oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं वो हमको समझना है। तो ओवरी में सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रीमोडियल जो जर्म सेल होती हैं उनमें माइटोसिस डिवीजन होता है, दैट मीन्स ओवरी जो है, ओवरी के अंदर एक विशेष प्रकार की सेल यानी कोशिकाएं पाई जाती हैं जिनको हम लोग प्रीमोडियल जर्म सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती हैं, ठीक है, जो प्रीमोडियल जर्म सेल होती हैं, इन प्रीमोडियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। इस प्रीमोडियल जर्म सेल में लगातार क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है, कंटिन्यूअस फॉर्म में माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे बहुत सारी oogonia का फॉर्मेशन होता है। oogonia का क्या होता है बेटा, फॉर्मेशन होता है। अभी जो oogonia है, जो थ्योरी लिखा है वही बता रहे हैं, ठीक है। अभी जो oogonia है, ये oogonia ग्रोथ कराता है, क्या कराता है, ग्रोथ कराता है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि प्रीमोडियल जर्म सेल में माइटोसिस डिवीजन हुआ, oogonia बना, तो दिस प्रोसेस आर आल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज। इस फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि जो oogenesis है वो स्पर्मेटोजेनेसिस की तरह ही प्रोसेस होता है। तो ये वाला जो फेज कहलाया जाएगा या ये वाली जो प्रक्रिया यहाँ पर होगी उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन फेज, राइट। यानी ऐसी अवस्था जो मल्टीप्लाई कर रही है, यहाँ पर बहुत सारी सेल्स बन रही है। तो क्या बन रही है, तो प्रीमोडियल जर्म सेल से oogonia बन रही है, ठीक है। अब इस oogonia, जितनी भी oogonia बनती हैं, ये क्या कराती हैं, स्पेशली ग्रोथ कराती हैं। दैट मीन्स ये न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करेगी, ग्रोथ, ठीक है, और ऑब्टेन करके ये oogonia अपने साइज में ग्रोथ कराएगी। और साइज में जब ये ग्रोथ कराती हैं तो ये oogonia से चेंज हो जाता है किसमें, प्राइमरी oocyte में, प्राइमरी oocyte, ठीक है। और ये जो प्राइमरी oocyte है, इस प्राइमरी oocyte में
मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। प्राइमरी oocytes में क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है। और आपको पता है मियोसिस फर्स्ट डिवीजन ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये प्रोसेस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय हो रहा है। ठीक है, जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा होता है या बेबी का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो उसी समय में ही इतना प्रोसेस होता है। और मैंने आपको बताया है कि जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर होगा, कहाँ पर, प्राइमरी oocyte के अंदर, इसमें प्रोफेज की एक प्रोफेज फर्स्ट की एक अवस्था होती है जिसमें 5 अवस्थाएं पाई जाती हैं। इसमें एक अवस्था पाई जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोटीन स्टेज। इस डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है कि जो मियोसिस फर्स्ट है इसको अरेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, कुछ फैक्टर्स के थ्रू, कुछ कारण बस क्या होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में जो डिप्लोटीन स्टेज पाई जा रही उसको क्या कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, रोक दिया जाता है, यानी कि यहाँ पर अरेस्ट फेज हो जाता है। फिर क्या होगा, जैसे ही बेबी फॉर्म हो जाता है, लाइक जब डेवलपमेंट हो जाता है बेबी का, उसके बाद में डिलीवरी होता है। और इवन 13 ईयर के आसपास, जब 13 साल के आसपास बेबी होती है, बेबी गर्ल जो होती है, उस समय क्या होगा, ये जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन जो शुरू हुआ था और इस स्टेज में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में रुक गया था, वो अब कंप्लीट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिप्लोटीन स्टेज हुआ था, डिप्लोटीन स्टेज कंप्लीट होगा। देन इसके बाद में डाइकानेसिस होता है, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मियोसिस फर्स्ट की जितनी भी 3 अवस्थाएं बची होती हैं, लाइक मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज फर्स्ट, ये सारे के सारे कंप्लीट होते हैं। फिर मियोसिस सेकेंड होता है। राइट, तो यहाँ पर जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte में जो मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा, ये जब कंप्लीट होगा तो इससे यहाँ पर सेकेंडरी oocyte का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो प्राइमरी oocyte से क्या बन गया, सेकेंडरी oocyte बन गया। राइट, और आपको पता है जो oogonia होता है, oogonia प्राइमरी oocyte में चेंज होता है ग्रोथ करके। तो ये वाला जो फेज बोला जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं ग्रोथ फेज। क्या बोलते हैं, ये वाला ग्रोथ फेज होता है, कौन सा, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ फेज। ठीक है, अब जो ग्रोथ फेज यहां पर हो गया, उसके बाद में यहां पर क्या होगा, प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होगा और यहां पर क्या बनेगा, सेकेंडरी oocyte बनेगा। दैट मीन्स ये जो प्रोसेस होगा ये कहलाएगा इसका मैचुरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था, है ना। और ये कब होता है, आफ्टर बर्थ, यानी कि जन्म के बाद जब ये 13 ईयर का हो जाती है बेबी गर्ल, तब इसके अंदर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है। और मियोसिस फर्स्ट कौन कराता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक हार्मोन जो होता है वो इन्वॉल्व होता है। जैसे कि आपको पता है पिट्यूटरी ग्लैंड से GnRH निकलता है, और GnRH जो होता है ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स में जाएगा। लाइक जो मैंने बताया कि जो GnRH होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हाइपोथैलेमस भाग से निकलता है, राइट, जो कि स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, FSH और LH को क्या करता है, सेक्रेट करता है। तो जो FSH हार्मोन होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जाएगा मियोसिस फर्स्ट के पास में और इसको स्टिमुलेट करेगा कि भाई साहब आप जो अरेस्ट हो गए थे, हम आपको यहाँ पर छुड़ाने आए हैं। ये इसका वकील बन के जाता है एक तरीके से देखा जाए। कौन, FSH, ये है भाई साहब FSH, कमर के ऊपर हाथ रखे हुए हैं, अच्छे से बाल हैं और ये चश्मा लगाए हुए हैं, अब ये लग रहे हैं वकील। ठीक है, तो ये जो FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन साहब हैं, ये जाएंगे प्राइमरी oocyte के पास में, और यहाँ पर जो डिप्लोटीन स्टेज में इस स्टेज को जो रोक दिया गया था मियोसिस फर्स्ट को, उसको कंप्लीट करा करके क्या बन जाएगा, सेकेंडरी oocyte बन जाता है। और ये जो सेकेंडरी oocyte होता है, ठीक है, ये सेकेंडरी oocyte मियोसिस सेकेंड को कराता है। किसको कराता है, मियोसिस सेकेंड। और जो मियोसिस सेकेंड जब कंप्लीट होता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है ये एक बनाएगा फर्स्ट पोलर बॉडी और एक बनाता है, अच्छा यहीं पर थोड़ी सी एक बात और समझना है कि जो मियोसिस फर्स्ट होता है, इस मियोसिस फर्स्ट में एक बनता है सेकेंडरी oocyte और इसी में ही बन जाता है एक क्या, प्राइमरी oocyte या फर्स्ट पोलर बॉडी, सॉरी क्या बनता है, फर्स्ट पोलर बॉडी। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा, यहाँ पर ये बनता है फर्स्ट पोलर बॉडी। और आपको पता है फर्स्ट पोलर बॉडी कभी कभी क्या करता है, डिवाइड करके 2 पोलर बॉडी का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। दैट मीन्स यहाँ पर 2 पोलर
बॉडी का फॉर्मेशन होता है। अब जब सेकेंडरी oocyte में मियोसिस डिवीजन होगा, सेकेंडरी oocyte में जब मियोसिस डिवीजन होगा तो ये जो मियोसिस डिवीजन जब इसमें कंप्लीट होगा सेकेंडरी oocyte में, तो क्या बनता है, यहां पर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनता है, एज वेल एज यहां पर oocyte या oocyte या एग सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहां पर जब मियोसिस डिवीजन होगा तो यहां पर क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी, और क्या बन जाएगा, एग सेल या ओवम, या इसी को oocyte के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ओवम या oocyte। तो ये समझ में आया बच्चों। तो यहां पर जो आप देखेंगे प्राइमरी oocyte से लेकर के यहां पर जो एग सेल तक का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को या इस फेज को हम लोग बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। और आप कहेंगे सर यहां पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस में एक और प्रोसेस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, वो क्या यहाँ पर पाया जाता है? अरे नहीं यार, वो सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर 3 ही फेज पाई जाती है जिसको हम लोग मैच्योरेशन फेज तक कंप्लीट हो जाता है। तो मैच्योरेशन फेज में क्या होता है, एक्चुअल में यहाँ पर एग बन जाता है, सेकेंड पोलर बॉडी भी बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से, तो यहाँ पर जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो पहला पोलर बॉडी बनता है और एक क्या बनता है, सेकेंडरी oocyte बनता है। और आपको पता है कि मियोसिस फर्स्ट में 2 कोशिकाएं बनती हैं। अब अगेन जब मियोसिस सेकेंड होता है तो जो फर्स्ट पोलर बॉडी होता है ये 2 सेल बनाएगा, और जो मियोसिस सेकेंड में सेकेंडरी oocyte में जो हो रहा है इसमें भी 2 सेल बनेगा। तो इसमें सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा, इसमें एक एग सेल बनेगा। तो यहाँ पर टोटल कितनी पोलर बॉडी बन गई? टोटल यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक ये पोलर बॉडी है क्योंकि ये सेकेंडरी है ना, ओके, ये सेकेंड, हम इसको सेकेंड नाम दिए हैं, ये 2 नहीं है बल्कि सेकेंड पोलर बॉडी, ये फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट। तो यहां पर ये 2 पहले बने था, तो यहां पर फर्स्ट पोलर बॉडी ने फिर अगेन यहां पर डिवीजन किया, तो यहां पर 1 और 1 2, तो 2 पोलर बॉडी यहां पर है और 1 पोलर बॉडी यहां पर है। तो टोटल कितना पोलर बॉडी हो गया? 3 पोलर बॉडी हो गया। और जो पोलर बॉडी होता है इसका कोई भी कार्य, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता है, ठीक है, ये फंक्शनल लेस होता है। लेकिन यहाँ पर जो एक एग सेल बनता है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यही एग सेल जो होती है आगे पार्टिसिपेट करती है स्पर्म के साथ में मिलकर के जाइगोट के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ओवरी का जो एक ग्राफ है वो बन गया। अगर आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी यहाँ पर अंडाणु की संरचना, दैट मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है। तो इसके अंतर्गत थ्योरी लिख लीजिए। अंडाणु जनन होने के बाद, दैट मीन्स oogenesis होने के बाद, oocyte या एग, oocyte या एग या oocyte या ओवम, जो भी लिखना चाहो लिख लो, ओवम ग्राफियन फॉलिकल से, ग्राफियन फॉलिकल से, GRAPHIAN, ग्राफियन फॉलिकल से, फॉलिकल मीन्स होता है डब्बा कह सकते हैं, मुक्त हो जाता है, ग्राफियन फॉलिकल से मुक्त हो जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप एग कोशिका के चारों ओर जिसके परिणाम स्वरूप एग कोशिका के चारों ओर एग कोशिका के चारों ओर भित्तियां पाई जाती हैं, या भित्तियों का निर्माण होता है, या भित्तियां पाई जाती हैं, ऐसे लिख लो, जिसमें सबसे बाहर की ओर, जिसमें सबसे बाहर की ओर
कोरोना, जिसमें सबसे बाहर की ओर कोरोना रेडियाटा, जिसमें सबसे बाहर की ओर कोरोना रेडियाटा तथा अंदर की ओर जोना पेल्यूसुडा तथा अंदर की ओर जोना पेल्यूसुडा, PELLUCIDA, जोना पेल्यूसुडा की भित्ति पाई जाती है। जोना पेल्यूसुडा की भित्ति पाई जाती है। कोरोना रेडिएटा में, इसमें देखिए कोरोना रेडिएटा में एक विशेष प्रकार का या विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, दैट मीन्स एसिड पाया जाता है, जिसे हाइलुरोनिक एसिड HYALURONIC, जिसे हाइलुरोनिक एसिड हाइलुरोनिक अम्ल कहते हैं, जिसे हाइलुरोनिक एसिड कहते हैं। इन भित्तियों के अंदर, मतलब कोरोना रेडिएटा और जोना पेल्यूसिडा, इन भित्तियों के अंदर सेकेंडरी oocyte, इन भित्तियों के अंदर सेकेंडरी oocyte, समझिए यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एग जो होता है वो रिलीज होगा, लेकिन कब होगा ये भी समझिए। इन भित्तियों के अंदर सेकेंडरी oocyte स्थित होता है, सेकेंडरी oocyte स्थित होता है या प्रेजेंट होता है। सेकेंडरी oocyte तथा जोना पेल्यूसिडा, जो अंदर की ओर भित्ति पाई जा रही जोना पेल्यूसिडा, और जो सेकेंडरी oocyte इसके अंदर स्थित है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो भित्ति है या इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं? तो लिखो, सेकेंडरी oocyte तथा जोना पेल्यूसिडा के बीच में एक स्पेस पाया जाता है, जिसे पेरीविटेलाइन स्पेस। आपको पता है इनके अंदर यॉक नहीं पाया जाता है। जो एग होते हैं स्पेशली उनमें यॉक पाया जाता है, पीतक पाया जाता है, लेकिन जो मैमल्स होते हैं, हायर लेवल के जो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर यॉक शेक नहीं पाया जाता है, राइट। पीतक उनके अंदर नहीं पाया जाता है। तो क्या लिखा? पेरीविटेलाइन स्पेस स्थित होता है। लाइन से लिखा है, कोरोना रेडिएटा के ऊपर
कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर, कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं, कुछ विशेष प्रकार के रिसेप्टर पाए जाते हैं जिन्हें फर्टिलाइजीन कहते हैं, जिन्हें फर्टिलाइजीन कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अननाउन की संरचना का थ्योरी। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ये बाहर की ओर क्या पाया जा रहा है, बाहर की ओर पाया जा रहा है कोरोना रेडियाटा, जो कि मैंने ब्लैक कलर से बनाया है। ठीक है, और इसके ठीक नीचे अगर हम लोग देखें तो इसके ठीक नीचे पाया जाता है जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। ठीक है, जोना पेलुसिडा पाया जा रहा है यहां पर। और इस जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा के बीच में एक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और ये स्पेशली आपको जोना पेलुसिडा के अंदर देखने को मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं hyaluronic एसिड। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंट कलर से रेड कलर का यूज करता हूँ एसिड के रूप में। तो यहाँ पर इनमें क्या पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है। इन दोनों भित्तियों में एक एसिड भरा रहता है या एक्यूमुलेट रहता है, हम कह सकते हैं पाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं hyaluronic एसिड, hyaluronic एसिड। ठीक है, और ये जो जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडियाटा है, इसके ठीक नीचे पाया जाता है सेकेंडरी oocyte, दैट इज सेकेंडरी oocyte। ठीक है, और ये जो सेकेंडरी oocyte और जोना पेलुसिडा है, इसके मध्य में, इसके बीच में एक स्पेस पाया जा रहा है, दिस, एंड दिस स्पेस आर आल्सो कॉल्ड एज पेरीविटेलाइन स्पेस, पेरीविटेलाइन स्पेस। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर। अच्छा हाँ, यहां पर आप देखें कोरोना रेडिएटा जो होता है, इसके ऊपर रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं, बहुत सारे रिसेप्टर पाए जा रहे हैं। इन रिसेप्टर को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजीन, और फर्टिलाइजीन जो यहां पर रिसेप्टर पाए जा रहे हैं, इसके अपोजिट यानी कि ये जो लॉक है, इसका की होगा कहां पर, स्पर्म्स के ऊपर। तो स्पर्म्स पे यहां पर क्या पाए जाते हैं, एंटी फर्टिलाइजिन, राइट, एंटी फर्टिलाइजिन। जब ये एंटी फर्टिलाइजिन इस फर्टिलाइजिन से मैच कर जाता है, ठीक है, मैच कर जाता है, तो आपको पता है कि यहां पर एक एंजाइम सेक्रीट होता है, किसके द्वारा, एक्रोसोम के द्वारा, और उस एंजाइम का नाम है hyaluronidases। ठीक है, hyaluronidases। ये hyaluronidases क्या करता है, जो hyaluronic एसिड होता है, इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। इसके हम ये कह सकते हैं एसिडिटी को ये चेंज कर देता है बेसिक में। ठीक है, मतलब हम बोल सकते हैं इसके क्षार में इसको क्या कर देता है, परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि यहां पर जो ह्यूमन स्पर्म है, वही क्या करेगा, इसकी एसिडिटी को खत्म कर पाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम यहां पर क्या देख रहे थे कि यहां पर जो ह्यूमन स्पर्म है, वही क्या करेगा, इसको भेद पाएगा। अगर मान लीजिए कोई दूसरा स्पर्म यहां पर आ जाता है, मींस किसी दूसरे स्पीसीज का स्पर्म यहां पर यदि आता है, तो वो इसको क्या करेगा, भेद नहीं पाएगा। दैट मींस जो hyaluronic एसिड है, पहली बात तो यहां पर क्या है, जब फर्टिलाइजिन से एंटी फर्टिलाइजिन मिलेगा और वो मैच नहीं करेगा, तो क्या होगा कि ये जो hyaluronic एसिड है, ये इस स्पर्म्स के ऊपर पड़ेंगे, जाएंगे और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, जिसके कारण ये स्पर्म इस एग को क्या नहीं कर पाएगा, फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ह्यूमन का ही स्पर्म अगर ह्यूमन के एग से मिल रहा है, तो इसको एंट्री दे देता, हाँ आप जाइए, आप हमारे ही एरिया के, या आप हमारे ही जैसे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया लॉक एंड की का। तो लॉक हो गया फर्टिलाइजिन और की हो गया एंटी फर्टिलाइजिन। समझ रहे हैं? जब ये मैच कर जाता है, तो यहाँ पर जो सिपाही होते हैं, मतलब hyaluronic एसिड को हम सिपाही मान लेते हैं, तलवार लिए खड़े हैं,
अब ये तलवार लिए खड़े हैं, ये मैच कर गया तो सिपाही हट जाएगा, अंदर रानी बैठी हुई है, रानी के तो भाई डेफिनेटली क्या होता है, सिपाही होते हैं ना उसकी देखरेख करने के लिए, तो रानी के पास में ये जा पाएगा। लेकिन मान लो कोई फॉरेन आ गया, दूसरा वाला आ गया स्पर्म, तो क्या करेगा, ये मैच नहीं किया, अरे मैच नहीं किया, तो सिपाहियों ने अपनी अपनी तलवार निकाली और तलवार निकाल करके क्या किया, इसको काट डाला, खत्म कर दिया। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन का यहाँ पर काम होता है। फिर उसके बाद में हमने बताया कि जो कोरोना रेडियाटा पाया जाता है, ठीक है, जो कोरोना रेडियाटा यहाँ पर पहली लेयर है। अब जाहिर सी बात है, मान लो मैच हो गया तो अंदर कैसे जाएगा, तो कोरोना रेडियाटा को भेदने के लिए यहाँ पर एक्रोसोम एक एंजाइम सेक्रेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिससे क्या होगा कि ये जो एंजाइम होगा इस लेयर को भेद देगा, इस लेयर को डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे इसका हेड अंदर की ओर जाना शुरू करेगा। फिर जैसे मान लो कि कोरोना रेडियाटा को इसने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद में कौन सी लेयर आ गई, जोना पेलुसिडा। अब जब ये जोना पेलुसिडा आएगा तो इसको भी भेदने के लिए यहाँ पर एक्रोसोम से एक एंजाइम सेक्रेट होता है, एंड दिस एंजाइम आर आल्सो कॉल्ड एज जोनालाइजिन, या हम क्या बोल सकते हैं, एक्रोजिन। तो जोनालाइजिन या एक्रोसिन क्या करेगा, इसको भी भेदने में कामयाब हो जाएगा। तो सबसे पहले किसको खत्म करेगा, इसकी एसिडिटी को खत्म करेगा, फिर यहां पर कोरोना रेडियाटा को खत्म करेगा, फिर जोना पेलुसिडा को खत्म करेगा विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंड एटलीस्ट क्या होगा कि इसका हेड इंटर कर जाएगा कहां, इस एग के अंदर, और ये अपनी टेल से क्या करेगा, चारों तरफ से स्पर्म्स को चारों तरफ से एग को या ओवम को घेर लेगा, जिससे यहां पर और भी जो स्पर्म्स आए हैं, मिलियन फॉर्म्स में जो स्पर्म, लाखों के रूप में जो स्पर्म्स यहां पर आए हैं, वो यहां पर अपने हेड को पटक पटक के मर जाते हैं। और यहां पर और भी जैसे यहां पर फ्यूजन हो जाता है तो इससे क्या होता है, यहां पर एक एंजाइम सेक्रेट होता है स्पेशल टाइप का, वो क्या करता है, सारे स्पर्म्स को डिस्ट्रॉय कर देता है या न्यूट्रलाइज कर देता है, उनका काम खत्म। और सिर्फ एक स्पर्म क्या करता है, एक के साथ में फ्यूज करता है। अब एक बात और भी मैं बता दूं, यहां से तो यहां तक का प्रोसेस समझ में आ गया हमको कि कैसे स्पर्म इंटर किया है। अब जो यहां पर जो सेकेंडरी oocyte है, ये क्या करेगा, ये सेकेंडरी oocyte फटाक से मियोसिस सेकंड कंप्लीट करेगा, और मियोसिस सेकंड के बाद में यहां पर क्या करेगा, एग रिलीज होगा, और जो एग सेल होगा उसके साथ में ये मिलेगा। समझ में आ रहा है? जब स्पर्म इंटर करेगा तब एग रिलीज होता है, तो एग सेल से मिलेगा, और एग सेल से मिलने के लिए क्या होगा, यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा फर्टिलाइजेशन के ऊपर। ठीक है।